हमारा जो बिंदु है वो है क्रिया। क्या है? क्रिया। यदि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद किए जाए तो वे दो प्रकार के होते हैं। यदि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद किए जाएं तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। ये आपने पढ़े होंगे। विकारी शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, विकार आ जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। जबकि अविकारी के अंतर्गत आपके जो क्रिया विशेषण, सामुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक, ये विकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्रिया पढ़ रहे हैं, जो एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, और इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले आप ये देखिए कि क्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, क्रिया कहते किसे हैं। अगर आप हिंदी के संदर्भ में देखें तो ये क्रिया है, परंतु यदि इसको संस्कृत के संदर्भ में देखें तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जो संस्कृत में धातु कहलाती है, जो संस्कृत में धातु कहलाती है, उसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। दूसरी बात देखिए कि जो धातु का जो मूल रूप है, धातु का जो मूल रूप है, उसी में हम ना प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने यहां पर संस्कृत की लिख धातु लिखी और उसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया लिखना। अब यहां पर तो ये मूल रूप में तो धातु है ये लिख, परंतु ना प्रत्यय जुड़ते ये लिखना हो गया, और ये जो अब रूप तैयार हुआ है ये क्रिया का हुआ है। किसका रूप तैयार हुआ है? क्रिया का। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा की यदि मूल भाषा देखे तो संस्कृत है, और यदि क्रिया का मूल रूप देखे तो धातु है। जैसे यहाँ पर मूल रूप लिख है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ा और ये हो गया लिखना। ये तो इसके व्युत्पत्ति के संदर्भ में हो गया, परंतु क्रिया कहते किसे हैं? और ये आपने जो छोटी कक्षाओं से इसको है जो काफ़ी है जो इसको पढ़ा है, इसको याद किया होगा, इसको रटा होगा, और वही परिभाषा अब है। परंतु अब मेरा जो जोर है वो इस बात पर है कि अब हम रटे नहीं, अब हम इसको है जो समझने की कोशिश करें। और ये जो कक्षाएं उनके लिए तो है ही, परंतु ये टॉपिक है प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। रटने पर मैं कतई विश्वास नहीं करता, मैं कभी भी नहीं कहता कि आप इसको रटिए, परंतु आप जो इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्रिया की यदि परिभाषा की बात करें, क्रिया की परिभाषा की बात करें तो कई किताबों में लिखा होता है कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द है जिससे हमको किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसका बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। परंतु आप यहाँ पर वाक्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, या होना, काम का करना
या होना आदि का होना का बोध होता है। आप ऐसे लिख लीजिए इसको, का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। आई समझ में? तो कहने का तात्पर्य कि वह शब्द जिससे हमें किसी कार्य को होने का या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब इसको एक अब आपने जो पढ़ा तो है और रटा भी होगा, यहाँ पर तो करना है, यहाँ पर होना है, परंतु इनका वाक्य में प्रयोग हमको पता नहीं है कि ये करने के अर्थ में तो कहाँ पर हो रहा है और होने के अर्थ में कहाँ पर होता है, ये हमको पता नहीं है। प्राय ज़्यादातर छात्रों को ऐसा पता नहीं है, बस उसने तो रट लिया कि ये करना और होने का बोध होता है, परंतु वास्तविक रूप में देखें तो हमने फिर इसके एक दो उदाहरण दे करके हाँ भाई ये क्रिया है, इससे काम का करना पाया जाता है, परंतु हम ये नहीं कह सकते इसे करना पाया गया है कि होना पाया गया है, क्योंकि इसका शायद ही छात्रों को है जो पता हो। तो मैं इन दोनों के जो करना है और जो होना है, इन दोनों का उदाहरण दे करके आपको मैं बताता हूं कि कहाँ पर तो करना अर्थ है जो इसका बोध होता है और कहाँ पर होना अर्थ का बोध होता है। तो एक उदाहरण है, उदाहरण देखिए कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। और दूसरा उदाहरण है राम कमरे में है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो राम है वो एक कार्य कर रहा है और वो कार्य है पढ़ना। कार्य क्या है? पढ़ना। तो यहां पर करने का जो उदाहरण है वो तो है ये पढ़ता है, और यहां पर क्रिया क्या हो गई? पढ़ना, पढ़ता। और होना यानी कि मौजूद, उपलब्ध होना, ये जो इसके संदर्भ में हम यदि उदाहरण देखेंगे तो ये है, यहाँ पर ये जो है जो क्रिया है ये उपस्थिति को दर्शा रही है कि कमरे में कोई न कोई है। अब वो काम कुछ नहीं कर रहा है, बस उसकी उपस्थिति को दर्शा रहे हैं। तो इसलिए ये जो शब्द है ये करना, ये तो आपकी क्रिया पढ़ना, पढ़ता या पढ़ना लिखना जो भी है उसके लिए हो रहा है, और जो होना अर्थ है ये मात्र उपस्थिति को दर्शाता है। अब हम है जो बस यही देखते आते हैं कि इनको हम जोड़ते नहीं है, ये इनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि करना होना पाया जाता है, और दो उदाहरण लिख दिए कि यहाँ साहब ये भी है जो क्रिया है और ये भी क्रिया है, परंतु इस चीज़ का हम ज्ञान नहीं करते कि यहाँ पर जो करना है वो तो किस क्रिया से बोध होता है और जो होना है वो किस क्रिया से बोध होता है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आगे चल करके हमको परेशान करती हैं। हिंदी है, हम जन्म से पढ़ते आ रहे हैं इसको, परंतु हमने इसके प्रति है जो जागरूकता नहीं रखी, इसको हम है जो इग्नोर करते रहे, इसकी है जो कहीं न कहीं हम उपेक्षा करते रहे, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, जबकि हमको इसको पढ़ने पर गर्व होना चाहिए। अब आप देखिए कि जो क्रिया है, अब ये परिभाषा आपकी यहाँ तक समाप्त हो गई। अब इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो जो क्रिया के भेद हैं, क्रिया के जो भेद हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, परंतु जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है। तो हम इसी को पढ़ते हैं कि जो क्रिया है उस क्रिया के कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया भेद, क्रिया का भेद। अब यहाँ पर कर्म शब्द आपको यहाँ पर लिख रखा है, तो यानी कि यहाँ पर जो क्रिया के भेद जो किए गए हैं वो कर्म की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किए गए हैं, कि किसी वाक्य में कर्म है या किसी वाक्य में कर्म नहीं है। इसी आधार पर यहाँ पर क्रिया के भेद किए गए हैं। और ये जो भेद होते हैं बड़ा दो प्रकार के होते हैं क्रिया के भेद। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कई भैया बहनों को तो है जो ये बात नॉर्मल लगती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, परंतु मैं पूर्ण यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ अलग सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप है जो इसको है जो ऐसे न करें कि इसको हम जानते हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
ऐसा न करें, इसको आप पढ़ें और देखें, इसमें आपको निश्चित है कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। कुछ न कुछ नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर नई चीज़ें मिलने वाली हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ें। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो। जो पहला भेद है वो अकर्मक है, पहला जो भेद है वो अकर्मक है, अकर्मक क्रिया। और जो इसका जो दूसरा भेद है वो सकर्मक क्रिया, जो इसका जो दूसरा भेद है वो सकर्मक क्रिया है। अब देखिए, अब से पहले हमने रटा है और रटने पर हमको है जो कुछ न कुछ समस्या हो जाती है। समस्या कैसे कि कई बार हमारे है जो आनन फानन में कोई किसी चीज़ को रटते हैं या है जो हम किसी दबाव में आ जाते हैं तो हम गलती कर बैठते हैं। जो परीक्षा में पूछा जाता है अकर्मक किसे कहते हैं, यह अकर्मक का उदाहरण दे दिया जाता है और हम है जो उसको सहकर्मक की परिभाषा में बदल देते हैं। यानी कि वो पूछ अकर्मक क्रिया की परिभाषा रहा है और आप है जो रट्टू मारने के कारण आपने किसकी लिख दी, सहकर्मक क्रिया की परिभाषा लिख दी। और ये एक नहीं, कई छात्र छात्राओं से ऐसा हो जाता है। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से देख लिया तो निश्चित ही वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। वो जो भ्रांति है, जो संशय, जो संदेह है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये कर्म के आधार पर दो भेद है। अब आप इसे जो अकर्मक क्रिया है इसके बारे में देखें तो ये आप देखेंगे यहाँ पर अधन कर्म, ऐसे इसका विच्छेद हो रहा है कि नहीं, कि यहां पर भी कर्म है और देखो यहां पर भी कर्म है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ए का अर्थ जो हम लेते हैं वो रहित में लेते हैं। रहित यानी बिना, बिना भी आप कह सकते हैं इसको, रहित या बिना के अर्थ में लेते हैं और कर्म आपके है। तो आप देखिए कि अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं कि जिसमें है जो कर्म नहीं हो, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी स्थिति में दो चीजें आपके सामने होंगी और वो दो चीजें क्या हैं कि अकर्मक क्रिया में होता क्या है कि कर्म के साथ नहीं, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। कि जब आप वाक्य देखेंगे तो क्रिया होगी और क्रिया के साथ आपको कर्म बिल्कुल प्रयुक्त नहीं होता है। आ रही है समझ में कि आप देखेंगे कि अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, कि यानी कि उस वाक्य की जो क्रिया होगी या जो वाक्य होगा उस वाक्य में कर्म नहीं होगा। इसका जो दूसरी जो चीज है वो ये है कि इसमें आप है जो क्रिया का प्रभाव, जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। यानी कि क्रिया जो हलचल करेगी वो कर्ता के अनुसार करेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर इस अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, साथ ही जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर न पड़ करके किस पर पड़ता है बेटा? कर्ता कारक पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब ये जो खुद आप जो कुछ अकर्मक क्रियाएं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पूरी क्रियाएं तो यहाँ पर लिख पाना संभव नहीं है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उनको मैं लिख देता हूँ। तो आप देखिए, जो रोना है, रोना, सोना, चढ़ना, बैठना, उड़ना, लेटना, हंसना, ये प्रमुख जो क्रियाएं हैं ये आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। इसकी जो उदाहरण है वो आप देख लीजिए कि उदाहरण कौन कौन से हैं इसके। मैं फिर कह रहा हूं, आप ध्यान से इसको पढ़िए। अकर्मक क्रिया के अगर आप उदाहरण की बात करें तो जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, रावण हंसता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि अब देखो ये चीज बहुत आवश्यक है कि कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान हमको आनी चाहिए। तो इसका एक
एक छोटा सा तरीका है, उसके द्वारा हम जो पहचान कर सकते हैं। मैं इसके 4-5 नियम आपको बताऊंगा और उसी के आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। परंतु आप यहाँ पर देखिए कि जैसे हम यहाँ पर कहे मोहन खाना खाता है। अब आप देखिए कि यहां पर तो हंसता ये क्रिया है और यहां पर खाना या खाता आपकी क्रिया है। अब दोनों क्रियाओं में अंतर क्या है? सबसे पहले यदि हमको सकर्मक या आक्रमक क्रिया की पहचान करनी होती है तो यदि हिंदी में वाक्य की बात करें तो सबसे पहले कर्ता कारक का प्रयोग होता है, फिर कर्म का होता है और फिर क्रिया का प्रयोग होता है। ये पद परिचय में आते हैं। तो हमको सबसे पहले कर्ता कारक ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? कर्ता कारक। अब आप बताइए इसमें हंसने का काम कौन करता है? रावण। तो यहां पर आपका ये क्या है? कर्ता कारक है। क्या है ये? कर्ता कारक। और जिससे कोई कार्य को होना या करना पाया जाता है वो क्या है? क्रिया। रावण क्या काम कर रहा है? हंस रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये आपकी क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया है। अब बताइए ये शब्द तो खत्म हो गए कि नहीं? ये दो शब्द है, ये कर्ता कारक है और ये है जो क्रिया है। कर्म है क्या यहाँ पर? नहीं है। आ रही है समझ में कि अब इस वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो हम इसको देखो गणित के तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। आप चाहे तो कि हमने ये कर्ता कारक से तो ये कर्ता कारक काट दिया साहब, तो यानी कि कर्ता यहाँ पर भी है, कर्ता यहाँ पर भी है। क्रिया से भी हमने इसको क्रिया काट दी, बचा क्या? कर्म। कर्म है ही नहीं इसमें। तो अब कर्म नहीं है तो क्रिया कौन सी हो गई? अकर्म व क्रिया। आ रही है समझ में? मैं ये मानता हूं कि चाहे कितना ही कमजोर भैया बहन जी क्यों न हो, अगर उसने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ पुनः कह रहा हूं कि उसको कभी भविष्य में इस चीज में दुविधा नहीं रहेगी, समस्या नहीं रहेगी। अगर उसने ये सोच लिया कि हिंदी तो है, उसको तो हम पढ़ लेंगे, तो फिर उसका तो भाई मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये कर्ता कारक कहते किसे है? जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता कारक होता है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। ये कर्ता कारक है कि नहीं? और यहां पर ये क्या है? क्रिया है। और देखो सबसे अच्छी बात कि क्रिया है जो तभी संभव होती है जब उसके लिए कोई सामग्री हो, कोई चीज हो, कोई वस्तु हो। अब वो खा रहा है भी तो है नहीं कि मुंह को वैसे ही हिला रहा है, वो खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। चाहे फल फ्रूट रख लीजिए, चाहे आप है जो आप भोजन रख लीजिए, यानी कि उसको जरूरी है कि वहाँ वो खाएगा तो उसको कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब वो क्या खाता है? खाना खाता है। तो अब ये यहाँ पर खाने के लिए उसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है? खाने की। तो जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वहाँ पर आपका कर्म होता है। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी देख सकते हैं कि कर्ता कारक क्रिया के द्वारा जिसे अत्यधिक चाहता है वह आपका कर्म कारक होता है। अब वो क्रिया के द्वारा क्या कार्य कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कर्म कारक है। और एक आप इसको तो आप भी जानते होंगे, ये तरीका यदि आपके कारगर नहीं है तो आप एक दूसरा तरीका, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सभी जगह जो इस्तेमाल नहीं होता है, ये है जो आप इसके आगे क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए। क्रिया क्या की क्या लगा देंगे? क्या प्रश्न। क्या खाता है? खाना खाता है। और यहां पर आप लगाएं क्या हंसता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको। कौन हंसता है? कर्ता कारक मिल जाएगा। कौन में तो क्या जाएगा? कर्ता कारक मिल जाएगा आपका। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे तो जो उत्तर की प्राप्ति होगी वही आपका कर्म कारक है। और वहां पर यदि वाक्य में कर्म है तो वह क्रिया निश्चित सकर्मक है, नहीं तो क्या है? वो अकर्मक क्रिया है। आगे समझ में? वह रोता है, वह रोता है, चिड़िया उड़ती है, ऐसे कई है जो छात्र बैठते हैं, ये कई उदाहरण है जो आपकी अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण है। अब इसके आगे जो अगला बिंदु है, जो अगला जो भेद है वो है सकर्मक। वो कौन सा है? सकर्मक। मैं जो ये जो ट्रिक होती है, ये शॉर्टकट जो होता है, ये जो रटने का जो तरीका होता है, उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ये कभी भी आपको धोखा दे सकती हैं। अब जो इसका जो दूसरा भेद है वो सकर्मक क्रिया है। कौन सी है बेटा? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं?
कि आपने अब इसका भी आप वो कीजिए वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सहकर्म। अब सह का अर्थ होता है सहित या साथ भी आप कह सकते हैं, सहित या साथ भी आप इसको कह सकते हैं। अर्थात अब परिभाषा क्या हो जाएगी सकर्मक क्रिया की कि वह क्रिया जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए आप, अब इसकी भी दो विशेषताएं होती हैं, क्या होती है उसको आप देखिए। आप उस जो अकर्मक क्रिया है उसके साथ तालमेल बिठा करके देखिए कि यहां पर क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, कर्म प्रयुक्त होता है, जबकि वहां पर क्या लिखा था हमने अकर्मक क्रिया में कि वहां पर क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, ये चीज लिखी थी। जबकि सकर्मक साथ, तो यानी कि यहां पर क्रिया के साथ आपको कर्म अवश्य ही मिलेगा। जो दूसरा जो इसका है वही उसी के आधार पर आप है जो इसको देखिए, वहां पर लिखा था हमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, और स्वाभाविक था क्योंकि वहां पर कर्म है ही नहीं तो वहां पर किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। इसका भी मैं एक तरीका बताऊंगा वो प्रभाव वाला। अब यहां पर क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। आ रही है समझ में। अब प्रभाव का कहने का तात्पर्य है कि हमने देखो यहां पर ये लिखा था, ये कर्ता कारक, कर्म कारक और क्रिया, ये वाक्य में मुख्य चीजें होती हैं। अब आप देखिए कि क्रिया की खास बात होती है, क्रिया की क्या खास बात होती है बेटा, कि क्रिया अपने से ठीक पहले वाले शब्द पर प्रभाव डालती है, कि अपने से जो ठीक पहले जो शब्द आया है उस पर प्रभाव डालती है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर क्रिया से ठीक पहले क्या है, कर्म है, तो अब यहां पर क्रिया किस पर प्रभाव डालेगी, कर्म पर प्रभाव डालेगी। परंतु यदि वाक्य में कर्म होगा ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वहां पर जो क्रिया प्रभाव डालना ही छोड़ देगी, नहीं, अब वो आगे वाले का नंबर लेगी। यानी कि अब वो है जो कर्म नहीं है तो फिर किस पर प्रभाव डालती है, वो कर्ता कारक पर प्रभाव डालती है। तो कहने का तात्पर्य है ये क्रिया का स्वभाव होता है कि वह सबसे पहले जो ठीक अपने आगे जो भी है कर्म उस पर वो प्रभाव डालती है, और यदि कर्म मौजूद नहीं है तो फिर वो कर्ता पर प्रभाव डालती है। तो यही आपका यहाँ पर नियम काम कर रहा है कि आप देखेंगे कि यदि वाक्य में कर्म है, ये वैसे ही है कि जैसे हम प्रार्थना करते रहते हैं या प्रतिज्ञा करते रहते हैं, जब आगे हाथ यूँ सीधे बिल्कुल हाथ खड़ा करके है जो प्रतिज्ञा बोलते रहते हैं। जो एक बच्चा है जो आगे वाले बच्चे के कंधे पर क्या रख लेता है, हाथ, यानी कि वो उसको प्रभावित करता है। अब वो बच्चा नहीं होगा तो निश्चित ही उससे आगे वाले को प्रभावित करेगा। तो ठीक वैसे यहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि ये जो क्रिया है ये कर्म पर प्रभाव डालती है, वाक्य में कर्म नहीं है तो वो कर्ता पर डालेगी। अब हमने जहाँ पर कर्म नहीं था उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जहाँ पर कर्म है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी जो क्रियाएं आती हैं वो आप देख लीजिए। इसमें लिखना, कुछ मुख्य लिख देता हूँ, लिखना, पढ़ना, खाना, खाता है, और इसमें आपके जो क्रिया है वो लिखना, पढ़ना, जो खाना क्रिया है वो, और आपकी ये जो करना, ये आपकी जो क्रिया है इसमें आ जाती है, और इनके साथ निश्चित ही है जो आपके कर्म प्रयुक्त होता है। अब आप इसको उदाहरण के द्वारा देखिए कि उदाहरण कैसे, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रावण पुस्तक पढ़ता है। भाई क्या पढ़ रहा है, रावण पुस्तक पढ़ता है। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि यदि आपको क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है इसकी पहचान करनी है, तो आप वाक्य में सबसे पहले क्रिया को ढूंढिए, सबसे पहले क्रिया को ढूंढिए, फिर क्रिया के आधार पर दूसरे नंबर पर आप कर्ता कारक को ढूंढिए, और फिर अन्य जो कारक बचे हैं उनको ढूंढिए। परंतु कर्ता कारक की पहचान करना अति आवश्यक है।
अगर आपने कर्ता कारक की पहचान कर ली तो आधी सी समस्याएं आपकी वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। और वो समस्याएं क्या हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो पढ़ता है, कौन पढ़ता है भाई, कौन उत्तर है जो कौन प्रश्नवाचक शब्द से हम उत्तर प्राप्त करेंगे तो क्या है वो, रावण। ये आपका क्या है बड़ा, कर्ता कारक है। क्या ये कर्ता कारक है। और अब वो क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो उससे उत्तर प्राप्त हो जाएगा क्या, पुस्तक पढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रिया ने ठीक अपने आगे वाले शब्द पर जो प्रभाव डाला है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये कर्म है और कर्म की मौजूदगी में यह जो क्रिया है वो आपकी सकर्मक क्रिया है। आ गई समझ में। तो ये सकर्मक क्रिया आपकी यहाँ तक है। अब इससे आगे हम है जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ये जो सकर्मक क्रिया है उसके भेद है जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।